हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेके आ गए हैं बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए ज्योग्राफी के फर्स्ट पेपर के लिए 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ का ये पार्ट नंबर 11 वीडियो लेके आ गए हैं आपके लिए। अभी तक हमने टोटल 10 पार्ट अपलोड कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा तो चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करो, वहाँ पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा। आप सारे वीडियोज़ देख अपनी 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आप इन 500 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 70 से 80% क्वेश्चंस इसी 500 क्वेश्चंस की सीरीज़ से देखने को मिलेगा, क्योंकि इस सीरीज में मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को शामिल किया हुआ है, और जो भी आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह सकते हैं उनको भी शामिल किया हुआ है। अभी तक हमने टोटल 10 पार्ट में 350 क्वेश्चंस को कंप्लीट करवा दिया है, और इस वीडियो में हम चलने वाले हैं 351 नंबर से। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आपको किसी भी क्वेश्चंस का आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर लगाएं, और टोटल स्कोर आपका कितना रहा वीडियो को लास्ट में आप ज़रूर बताएं। वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखें, एक बार में आपको क्वेश्चन नहीं याद होता तो आप 2 बार देखें, आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से ज़रूर याद हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 351। निम्न में से नदी के अपरदनात्मक स्थल रूप हैं। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है वी आकार की घाटी, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है जलप्रपात, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है जल गर्तिका, डी आपके पास है उपरोक्त सभी। देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अपरदनात्मक स्थल रूप कौन कौन से हैं। तो देखिए, यहाँ पर वी आकार की घाटी, जलप्रपात या फिर जल गर्तिका, ये तीनों के तीनों जो हैं ये अपर्दन के द्वारा बने स्थल रूप हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी सही रहेगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 352 है, ग्रैंड कैनियन है। ग्रैंड कैनियन क्या है? एक खड्डा है। ऑप्शन नंबर बी एक बड़ा तोप है, सी आपके पास है एक नदी है, डी आपके पास है एक पुराना तोप है। तो आपको याद रखना कि ग्रैंड कैनियन जो है ये एक खड्डा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 353 है, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हुआ है, तो अच्छे से आप लोग माइंड में बिठा लेंगे। पूछा जा रहा है संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। नियाग्रा, बी आपके पास है साल्टो एजल, सी आपके पास है रिब्बन, डी आपके पास है टुगेला। तो आपको याद रखना है कि संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो साल्टो एजल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा 354 है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबद्ध है। आपको बताना है अमेजन। ऑप्शन नंबर ए, बी आपके पास है मिसौरी, सी आपके पास है सेंट लॉरेंस, डी आपके पास है जाम्बेजी। तो आपको याद रखना कि विक्टोरिया जलप्रपात जो है ये जाम्बेजी नदी से संबद्ध है, ठीक है, इससे ये जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 355। डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां पर निम्नलिखित नहीं होते हैं। देखिए, आपको बताना है डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां पर निम्न नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? चट्टानें नहीं होती हैं, बी आपके पास है ज्वार भाटा, सी आपके पास है तेज हवाएं, डी आपके पास है गहरा समुद्र। तो आपको याद रखना है कि जहाँ पर गहरा समुद्र नहीं होता है वहाँ पर ही डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है। जहाँ पर गहरा समुद्र नहीं होता है वहाँ पर ही डेल्टा का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा राइट आंसर। यदि चट्टानें हैं तो वहाँ पर भी डेल्टा का निर्माण हो जाता है, ज्वार भाटा वहाँ पर भी डेल्टा का निर्माण हो जाता है, तेज़ हवाओं में भी डेल्टा का निर्माण हो जाएगा, लेकिन जहाँ पर गहरा समुद्र है वहाँ पर डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 356। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। बताना आपको विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है वो कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है गंगा का ब्रह्मपुत्र द्वारा, बी आपके पास है मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, सी आपके पास है यांटीसी क्यांग द्वारा, डी आपके पास है हांगहो द्वारा। तो आपको याद रखना कि विश्व का जो सबसे बृहत्तम डेल्टा निर्माण होता है वो होता है गंगा का ब्रह्मपुत्र द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण होता है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। तो आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 357 है, निम्न में से कौन नदी का निक्षेपात्मक स्थल रूप है। देखिए, नदी द्वारा दो तरीके से स्थल रूप बनाए जाते हैं। पहला होता है अपरदन द्वारा, दूसरा होता है निक्षेपण द्वारा। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन नदी का निक्षेपात्मक स्थल रूप है। तो यदि निक्षेपण के द्वारा कौन सा स्थल रूप बना है आपको वो बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जड़ोल पंख, बी आपके पास है जड़ोल शंकु, सी आपके पास है प्राकृतिक तटबंध, डी आपके पास है उपरोक्त सभी। तो आपको याद रखना है कि जड़ोल पंख, जड़ोल शंकु, प्राकृतिक तटबंध ये तीनों के तीनों नदियों के निक्षेपण द्वारा बने स्थल रूप हैं या फिर निक्षेपात्मक स्थल रूप हैं। आपको ये बात याद रखनी है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 358, नदी विसर्ग का कारण है। ऑप्शन नंबर ए है जल की अधिक मात्रा, बी आपके पास है अधिक निक्षेप, सी आपके पास है जल की धीमी गति, डी आपके पास है लंबवत ढाल प्रवणता की न्यूनता। तो आपको याद रखना कि नदी विसर्ग का जो कारण है वो जल की धीमी गति है। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 359, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपके पेपर में आया हुआ है, तो इसको आप लोग अच्छे से माइंड में बिठा लेंगे। सबसे बड़ा डेल्टा पूछा जा रहा है भारत का, सुंदरवन का डेल्टा, मधुबन का डेल्टा, वृंदावन का, नंदावन का। तो जो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है वो सुंदरवन का डेल्टा है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 360 है, नील नदी का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा है। चापाकार डेल्टा है, पंजाकार डेल्टा है, रोड़ित डेल्टा है, या फिर डी आपके पास है अग्रवर्धी डेल्टा है। तो आपको याद रखना कि नील नदी का जो नील नदी हमारी है ये किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। तो आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे कि नील नदी का डेल्टा जो है किस प्रकार का डेल्टा है, चापाकार डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 361 है, नदमुख क्या होता है। ए आपके पास है नदी का मुख जो गाद से अवरुद्ध होता है, बी आपके पास है किसी हिमनद की निमग्न घाटी होती है, सी आपके पास है किसी नदी की घाटी जो समुद्र में जाती है, डी आपके पास है किसी नदी घाटी का तटीय भाग जो समुद्र में एक बालू रोधिका के पीछे बंद होता है। तो आपको याद रखना है कि नदमुख क्या होते हैं। तो ये होते हैं किसी नदी की घाटी जो समुद्र में जाती है। ठीक है, किसी भी नदी की घाटी जो समुद्र में जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, नदमुख। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 362, स्थल रूप संरचना पराक्रम व समय का प्रतिफल है। किसने कहा, पैंक ने, डेविस ने, प्राट ने, कांट ने। तो आपको याद रखना है कि डेविस ने कहा था कि स्थल रूप संरचना पराक्रम व समय का प्रतिफल है। तो आपको याद रखना है कि डेविस ने यह स्टेटमेंट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 363 है, नदी अपरदन द्वारा नदी तली का यांत्रिक लंबवत कटाव कहलाता है। क्वेश्चन को आपको समझना है, नदी अपरदन द्वारा नदी तली का यांत्रिक लंबवत कटाव कहलाता है, सन्निघर्षण कहलाता है, लंबवत अवघर्षण कहलाता है, सी आपके पास है संक्षारण या गोलीकरण कहलाता है, डी आपके पास है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लंबवत अपघर्षण कहलाता है। नदी अपरदन द्वारा नदी तली का जो यांत्रिक लंबवत कटाव होता है वो लंबवत अपघर्षण कहलाता है। बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 364 है, गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है। चापाकार, पंजाकार, रुंडित डेल्टा, या फिर आपका है डी अवरोधित डेल्टा। तो आपको याद रखना कि गंगा नदी का डेल्टा जो है ये चापाकार डेल्टा है। तो ए रहेगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 365 है, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है। मध्यमंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। तो आपको याद रखना कि वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वो हमारी है क्षोभ मंडल। तो देखिए यहाँ से वायुमंडल को आप पूरा समझ लीजिए। सबसे नीचे क्या है, क्षोभ मंडल है, इसके बाद हमारा आता है समताप मंडल आता है, इसके बाद हमारा मध्यमंडल आता है, फिर आयन मंडल आता है और उसके बाद हमारा बहिर्मंडल आता है। तो ये पांचों चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 366 है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडल परत किस नाम से विदित है। आपको बताना है कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर जो वायुमंडल की परत है उसका नाम क्या है या फिर किस नाम से
विदित है? आयन मंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल या फिर क्षोभ मंडल? तो जैसा कि अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है, तो जो सबसे पृथ्वी की सतह से जो सबसे दूर है वो हमारा है बहिर्मंडल या फिर बाह्यमंडल। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा राइट आंसर। आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं और प्रीवियस ईयर में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो माइंड में बिठा लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे नीचे कौन सा है? तो क्षोभ मंडल है, इसको भी अभी हमने चर्चा किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 367। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पाई जाती है या फिर कहाँ पर केंद्रित है? ऑप्शन नंबर ए है आयनोस्फीयर, बी आपके पास है मीसोस्फीयर, सी स्ट्रेटोस्फीयर, डी आपके पास है ट्रोपोस्फीयर। तो आपको याद रखना कि वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 368 है, कई बार आपके पेपर में रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है 1003.25 मिलीबार होता है, बी आपके पास है 1013.25 मिलीबार होता है, सी आपके पास है 1023.25 मिलीबार होता है, डी आपके पास है 1034.25 मिलीबार होता है। तो आपको याद रखना कि समुद्र तल पर औसत वायुदाब जो होता है 1003.25 मिलीबार होता है। तो ए हमारा रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 369 है, वायुदाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु ठंडी तथा शुष्क होती है। बी ऑप्शन आपके पास है ठंडी तथा नम होती है, सी आपके पास है उष्ण तथा शुष्क होती है, डी आपके पास है उष्ण तथा नम होती है। तो आपको याद रखना कि वायुदाब सबसे ज़्यादा तब होता है जब वायु हमारी ठंडी तथा शुष्क हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। जब वायु शुष्क तथा ठंडी हो तो वायुदाब हमारा सर्वाधिक होता है, और इसके विपरीत यदि वायु हमारी जो गर्म होती है तो वायुदाब क्या होता है? सबसे कम होता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 370। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक है? ठीक है, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक है? स्वच्छ मौसम का, बी आपके पास है तूफानी मौसम का, सी आपके पास है अत्यधिक शीतल मौसम का, डी आपके पास है वर्षा का मौसम। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा था कि वायुदाब में अचानक कमी आने से कैसे मौसम का आशंका जताई जाती है। तो आपको याद रखना कि बी ऑप्शन आपका तूफानी मौसम की आशंका जताई जाती है यदि वायुदाब में अचानक गिरावट हो जाती है, और यदि वायुदाब धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा की आशंका जताई जाती है कि वर्षा होगी, और यदि वायुदाब नॉर्मल रहता है तो स्वच्छ मौसम की आशंका जताई जाती है या फिर स्वच्छ मौसम रहेगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। यदि वायुदाब अचानक गिर जाए तो तूफानी मौसम की आशंका है, यदि वायुदाब धीरे धीरे गिरे तो वर्षा के मौसम की आशंका है, यदि वायुदाब नॉर्मल रहे तो स्वच्छ मौसम की आशंका है। ठीक है, तो इसको तीनों को आपको याद रखना है, कई बार इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 371 है, समान वायुदाब पाया जाता है पर्वतों पर, रेगिस्तान में, सागर तल पर, डी आपके पास है धरातल के 5 किलोमीटर ऊपर पाया जाता है। तो सामान्य वायुदाब जो पाया जाता है ये सागर तल पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 372 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। सागर तल पर वायुदाब अधिकतम होता है, बी आपके पास है वायुदाब को मिलीबार में मापा जाता है, सी आपके पास है किसी भी स्थान पर वायुदाब 2 बार बढ़ता व एवं 2 बार घटता है। ठीक है, किसी भी स्थान पर वायुदाब जो है वो 2 बार बढ़ता है एवं 2 बार घटता है। सी ऑप्शन आपका है। डी ऑप्शन आपके पास है ऊपर युक्त सभी। तो आपको याद रखना कि ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो दिए गए हैं ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा राइट आंसर। उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। सागर तल पर वायुदाब अधिकतम होता है, इसको भी आपको याद रखना है। बी आपका है वायुदाब को मिलीबार में नापते हैं, ये भी बात सत्य हमारी है। सी आपका है किसी भी स्थान पर वायुदाब 2 बार बढ़ता है और 2 बार घटता है। ठीक है, ये भी बात सत्य है। तो डी रहेगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 373 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ए आपके पास है वायुदाब के घटने बढ़ने की क्रिया को वायुदाब उच्चावच कहते हैं,
बी आपके पास है वायु दाब में उतार चढ़ाव विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर कम होता जाता है। सी आपके पास है 60 डिग्री अक्षांश के बाद वायु दाब का दैनिक उतार चढ़ाव नहीं देखा जाता। डी आपके पास है उपर्युक्त सभी। जो देखिए यहाँ पर जो तीनों के तीनों कथन दिए गए हैं, ये तीनों कथन हमारे सत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 374। डोलड्रम क्षेत्र की विशेषता क्या होती है? ए ऑप्शन आपका है निम्न दाब एवं वायु का अवतलन होता है। बी आपके पास है निम्न दाब एवं मंद पूर्वी पवन होता है। सी आपके पास है सामान्य दाब एवं वायु का अवतलन। डी आपके पास है निम्न दाब एवं शांत पवन। देखिए डोलड्रम जो क्षेत्र होते हैं यहाँ पर निम्न दाब एवं शांत पवन पाया जाता है, या फिर निम्न दाब एवं शांत पवन विशेषता होती है डोलड्रम क्षेत्र की, तो डी हमारा रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 375 है विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल निम्न में से किस पेटी में स्थित हैं? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है कि विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल निम्न में से किस पेटी में स्थित हैं? विषुवती निम्न दाब पेटी में स्थित है। बी आपके पास है उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण दाब पेटी में। सी आपका है उपध्रुवी निम्न वायुदाब में। डी आपके पास है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी में। तो आपको याद रखना है कि विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल किस पेटी में रहते हैं? तो उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण दाब पेटी में रहते हैं। बी हमारा रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 376। वायुमंडल के निम्न में से कौन से भाग में मुक्ताभ मेघ पाए जाते हैं? बताना आपको वायुमंडल के निम्न में से कौन से भाग में मुक्ताभ मेघ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, या फिर बाह्य मंडल, या फिर बहिर्मंडल। तो याद रखना आपको है ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल में मुक्ताभ मेघ पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 377। वायुमंडल की निम्न परतों में से किस में कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं? देखिए बहुत सारे कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं, तो आपको बताना है कौन से वायुमंडल की किस परत में जो कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं ये पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ए आपके पास है बाह्य मंडल में, बी आपके पास है मध्य मंडल में। क्वेश्चन को सेट करने में थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, तो यहाँ पर बी आना चाहिए पहले, तो यहाँ पर सी दे दिया गया है, तो यहाँ पर सी आपके पास है मध्य मंडल, बी आपके पास है आयन मंडल, डी आपके पास है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको याद रखना कि जो पृथ्वी से कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं ये आयन मंडल में रह करके पृथ्वी की परिक्रमा करते रहते हैं, ठीक है। जो कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं ये आयन मंडल से पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी रहेगा राइट आंसर। आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है 378। पृथ्वी के वातावरण में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन नंबर ए है 98%, बी आपके पास 78%, सी आपके पास है 21%, डी आपके पास है 12%। तो आपको याद रखना कि पृथ्वी के वातावरण में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत है ये हमारा है 78%, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 379 है वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने पर वायु होगी, ठीक है, वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने पर वायु होगी, विरल होगी, सघन होगी, गर्म होगी, या फिर दृश्यमान होगी। तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते जाते हैं तो वायुमंडल में जो वायु होती है हमारी ये विरल होती जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 380 है वायुमंडल में कौन सी परत पृथ्वी पर रेडियो संचार को संभव करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? ठीक है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कौन सी परत ऐसी है कि जो पृथ्वी पर रेडियो संचार को संभव करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्षोभ मंडल, क्षोभ सीमा, या फिर आयन मंडल, डी आपका है बाह्य मंडल। तो जो हमारा आयन मंडल है ये रेडियो संचार को संभव करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, हमारा आयन मंडल, तो सी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 381 वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत है, ठीक है, वायुमंडल में जो कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है ये कहाँ से उत्पन्न होता है, इसका मुख्य स्रोत क्या है? ए आपके पास है स्वचालित वाहन, बी आपके पास है तेल शोधन शालाएँ,
सी रेफ्रिजरेटर, डी आपके पास है ताप शक्ति संयंत्र। तो वायुमंडल में जो कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है जिसको CO लिखते हैं, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड को CO लिखते हैं, जबकि हम कार्बन डाइऑक्साइड को O2 लिखते हैं, ठीक है। ये ऑक्सीजन के परमाणुओं के संख्या के आधार पर मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा बोला जाता है। तो इसमें 2 हैं तो इसलिए हम डाई बोलेंगे। यदि 1 होता तो हम मोनो बोलते, 3 होता तो हम ट्राई बोलते हैं, ठीक है, मोनो, डाई, ट्राई। तो इसको भी आपको याद रखना है, फार्मूले कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। तो मोनोऑक्साइड का जो मुख्य स्रोत है वो स्वचालित वाहन है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। स्वचालित वाहनों द्वारा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। तो वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मुख्य स्रोत है वो स्वचालित वाहन है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 382। वायुमंडल की किस परत को जीवन रक्षक परत कहा जाता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल या फिर मध्य मंडल। तो आपको याद रखना है कि ओजोन मंडल जो है हमारा, इसको वायुमंडल की जीवन रक्षक परत कहा जाता है, ठीक है। ओजोन मंडल को जीवन रक्षक परत कहा जाता है क्योंकि ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करती है, हमें सुरक्षा प्रदान करती है। यदि ओजोन मंडल हमारा नहीं होता तो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी तक पहुंच जाती और हमारे ऊपर पड़ती, तो हमारे जो त्वचा है इनमें त्वचा का कैंसर हो जाता है, ठीक है। पराबैंगनी किरणों के पड़ने से त्वचा का कैंसर हो जाता है, तो इसलिए जीवन रक्षक परत कहा जाता है ओजोन मंडल को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा रहेगा राइट आंसर। आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 383 है। पृथ्वी के चारों ओर अनेकों किलोमीटर का गैसीय आवरण कहलाता है। देखिए यहाँ पर बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। पृथ्वी के चारों ओर अनेकों किलोमीटर का गैसीय आवरण क्या कहलाता है? स्थलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल या फिर जलमंडल। तो सिंपल सा परिभाषा है कि पृथ्वी के चारों ओर जो अनेकों किलोमीटर तक गैसीय आवरण पाया जाता है ये वायुमंडल है, ठीक है। बी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 384। निम्नांकित वाक्यों में से सम विसंगत तापमान छांटिए। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है किसी स्थान विशेष के औसत तापमान व उसी स्थान विशेष के अक्षांशीय औसत तापमान का अंतर। ऑप्शन नंबर बी आपके पास है थर्मामीटर से नापा गया तापमान। सी आपके पास है अक्षांशीय तापमान। डी आपके पास है स्थल व जल की तापमान का अंतर। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नांकित वाक्यों में से सम विसंगत तापमान आपको छांटना है। तो आपको याद रखना है कि किसी स्थान विशेष के औसत तापमान व उसी स्थान विशेष के अक्षांशीय औसत तापमान का जो अंतर होता है ये सम विसंगत तापमान होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 385। समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है, ठीक है। समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? ऑप्शन नंबर ए है भूमंडलीय ताप को स्थिर रखना, भूकंपों की आवृत्ति को घटाना, मानसूनों की विफलता को बचाना। डी आपके पास है भूतल पर पराबैंगनी विकिरणपात को रोकना। तो आपको याद रखना कि समताप मंडल में जो ओजोन लेयर पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है, इसका काम होता है कि भूमंडल पर पराबैंगनी विकिरणपात को रोकना। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 386 है। सुपरसोनिक विमानों की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडलीय परत है, ठीक है। जो सुपरसोनिक विमान होते हैं इनकी उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक जो वायुमंडलीय परत है वो कौन सी है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल। तो सुपरसोनिक विमानों की उड़ान के लिए सर्वाधिक जो सुविधाजनक वायुमंडल की परत है वो है समताप मंडल। ऑप्शन नंबर बी हमारा रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 387। समताप मंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? समताप मंडल का विस्तार 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। समताप मंडल की सीमा आयन मंडल से मिली है। इस मंडल में बादलों का अभाव पाया जाता है। इस मंडल धूल, कण और जल वाष्प की मात्रा काफ़ी कम होती है। तो आपसे पूछा जा रहा था कि समताप मंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया था कि समताप मंडल की सीमा आयन मंडल से मिली है, ठीक है। ये पूछा जा रहा था कि समताप मंडल की सीमा जो है ये आयन मंडल से मिली है, तो ये बात गलत है। ये बात क्यों गलत है भाई? क्योंकि समताप मंडल और
आयन मंडल के बीच हमारा मध्य मंडल भी है, ठीक है। तो इसलिए इसकी सीमा मिली हुई नहीं हो सकती, ठीक है। समताप मंडल और आयन मंडल के मध्य हमारा मध्य मंडल है, तो इसकी सीमा मिली हुई नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 388। ओजोन परत के प्रतिवर्ष 7% की दर से अवक्षय के कारण उनमें 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर आकार का एक बड़ा छिद्र बन गया है। यह छिद्र अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है? ए आपके पास है आर्कटिक के ऊपर, बी आपके पास है अंटार्कटिका के ऊपर, सी आपके पास है ध्रुवों के ऊपर, डी आपके पास है अमेरिका एवं यूरोप के ऊपर। ओजोन परत के प्रतिवर्ष 7% दर की जो अवक्षय होती है ओजोन परत में, इसके कारण जो 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर आकार का एक बड़ा छिद्र बन गया है, वो बना है आर्कटिक महासागर के ऊपर, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 389। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, सी आपका है क्षोभ सीमा, डी आपका है समताप मंडल। तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा राइट आंसर, आयन मंडल। दीर्घ रेडियो तरंगे जो होती हैं पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? यहाँ पर पृथ्वी की सतह लिखा हुआ है, तो यहाँ पर पृथ्वी की वायुमंडल की किस परत से परावर्तित होती हैं, ठीक है। तो आपको ये पूछना चाहिए था, क्वेश्चन सेट करने में थोड़ा सा मिस्टेक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रख लेना कि दीर्घ रेडियो तरंगे जो होती हैं ये आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। तो बी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 390। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? ए आपका है समताप मंडल, बी आपके पास है आयन मंडल, सी आपके पास क्षोभ मंडल, डी आपके पास है बाहिर मंडल। आपको याद रखना कि जो संचार उपग्रह होते हैं ये किस वायुमंडल में स्थित होते हैं? तो ये होते हैं आयन मंडल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 391। वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण निम्न में से कौन सा रसायन है? आपको बताना कि ओजोन स्तर के जो अवक्षय का कारण है निम्न में से कौन रसायन है? ए आपके पास है सल्फर डाइऑक्साइड, बी आपके पास है नाइट्रस ऑक्साइड, सी आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड, डी आपके पास है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण है, ठीक है। इसी रसायन के द्वारा ओजोन परत का अवक्षय होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा 392 है। रेडियो की लघु तरंगे आयन मंडल की किस परत से परावर्तित होकर धरातल पर आती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास है डी परत, ई परत या फिर एफ परत, डी आपके पास है एस परत। तो रेडियो की लघु तरंगे आयन मंडल की किस परत से परावर्तित होकर धरातल पर वापस आती हैं? तो आयन मंडल की एफ परत से परावर्तित होकर रेडियो तरंगे धरातल पर वापस आती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 393 है। ऊपर से नीचे की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों की सीमाओं का कौन सा क्रम सही है? ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर पूछा जा रहा है वायुमंडल की विभिन्न परतों की सीमाओं का कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है मैग्नीटोपाज, मेसोपाज या फिर स्ट्रेटोपाज या फिर ट्रोपोपाज। बी आपके पास है मेसोपाज, स्ट्रेटोपाज या फिर ट्रोपोपाज, मैग्नीटोपाज। सी आपके पास है ट्रोपोपाज, स्ट्रेटोपाज, मेसोपाज, मैग्नीटोपाज। डी आपके पास है स्ट्रेटोपाज, ट्रोपोपाज, मैग्नीटोपाज या फिर मेसोपाज। तो आपको याद रखना कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है मैग्नीटोपाज, मेसोपाज, स्ट्रेटोपाज, ट्रोपोपाज। तो ये जो है ऊपर से नीचे की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों की सीमाओं का क्रम जो है ये सही है। ठीक है, यदि हम ऊपर से नीचे की ओर आए वायुमंडल की विभिन्न परतों की सीमाओं को देखते हुए तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा जो क्रम दिया गया है ये क्रम हमारा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 394 है। वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुछ मात्रा 90% भाग विद्यमान रहती है? ठीक है, पूछा जा रहा है आपसे वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुछ मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है आयन मंडल, बी आपके पास है ओजोन मंडल, सी आपके पास क्षोभ मंडल, डी आपके पास है समताप मंडल। तो आपको याद रखना कि वायुमंडल के
जलवाष्प की जो मात्रा होती है उसका 90% जो भाग होता है वो क्षोभ मंडल में उपस्थित होता है या फिर विद्यमान होता है। ठीक है, तो सी हमारा रहेगा राइट आंसर। जो भी धूल के कण हैं, जो भी वाष्प जलवाष्प है, वो सारा का सारा मटेरियल 90% मटेरियल क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है, तो सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 395। वायुमंडल के किस परत को रसायन मंडल कहते हैं? मध्य मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या फिर ओजोन मंडल? तो आपको याद रखना है, मध्य मंडल को हम रसायन मंडल के नाम से भी जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए रहेगा राइट आंसर। 396 है, किस वायुमंडल परत को मौसम परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? समताप मंडल को, क्षोभ मंडल को, आयन मंडल को या फिर मध्य मंडल को? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को हम मौसम परिवर्तन की छत के नाम से भी जानते हैं, कई बार रिपीट हुआ आपके एग्जामिनेशन में, तो आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हवाई जहाज प्रायः उड़ते हैं, कहाँ पर उड़ते हैं? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, बाह्य मंडल में? तो हवाई जहाज जो होते हैं ये प्रायः समताप मंडल में उड़ते हैं, क्योंकि ये समताप मंडल में बड़ी ही आसानी से उड़ पाते हैं। यहाँ पर कोई भी धूल, डस्ट, जलवाष्प आदि की मात्रा बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, तो बी रहेगा हमारा राइट आंसर। हवाई जहाज प्रायः उड़ते हैं समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 398। वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? ए आपके पास है तापमान, बी आपके पास है वायुदाब, सी आपके पास संगठन, डी आपके पास है घनत्व। तो देखिए जितनी भी परतें हमारी हैं, ठीक है, वायुमंडल में जो क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है आदि जितने भी हैं, आयन मंडल, बाह्य मंडल, इन सबको किसके आधार पर डिवाइड किया गया है, किसके आधार पर विभाजित किया गया है? तो इनको इनके तापमान के आधार पर विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 399। क्षोभ मंडल की धरातली से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? ठीक है, क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई पूछी जा रही है, कितनी है? 8 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 22 किलोमीटर? तो आपको याद रखना कि जो क्षोभ मंडल है इसकी धरातल से औसत ऊंचाई जो है ये है हमारी 14 किलोमीटर, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 400। इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? ठीक है, किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, सोच कर जवाब देंगे आप लोग जरूर दे पाएंगे। ए आपके पास है क्षोभ मंडल, बी आपके पास समताप मंडल, सी आपके पास है आयन मंडल, डी आपके पास है मध्य मंडल? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को हम संवहन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही जलवाष्प और धूल के कण उपस्थित होते हैं जिनको ये उड़ाकर इधर से उधर किया करता है, तो इसलिए क्षोभ मंडल को हम संवहन मंडल भी कहते हैं। सिंपल सी बात है, याद कर लेंगे, कई बार रिपीट हुआ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। मैंने सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हुए हैं और ये क्वेश्चन मुझे कई बार दिखाई पड़ा। ठीक है, तो इसको आपको याद कर लेना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बिना बेल आइकन दबाए आपको मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।